बरेली। कि शिक्षा पर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे में कुछ खास मेहमान शिक्षा पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो खास मेहमानों से आपको रूबरू करवाती हूँ। इस सेशन में हमारे साथ डॉक्टर विनय खंडेलवाल, MD KCMT। आप से रिक्वेस्ट करूंगी विनय जी कि आप मंच पर आइए और इस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे आपके साथ ही इसमें अनुपम कपूर, सिद्धि विनायक ग्रुप। सर आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर आइए। राहुल आनंद ANA कॉलेज से आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर आइए और इस सेशन में अपनी भागीदारी निभाइए। विपुल गोविल नालंदा पब्लिक स्कूल के MD है। सर आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर आइए। और इसी के साथ श्री आदित्य मूर्ति, डायरेक्टर SRMS। सर आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर आइए। इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे सहयोगी आशीष और सौरभ। आप दोनों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर आइए, क्योंकि इसमें बात हम एजुकेशन पर करेंगे। शिक्षा पर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है और ऐसे में क्या शिक्षा व्यवस्था है, जो नई शिक्षा नीति आई है उस पर भी चर्चा करेंगे और शिक्षा को लेकर क्या बेहतर बरेली कर रहा है, ये विषय महत्वपूर्ण रहेगा। ओवर टू यू सौरभ। थैंक यू ममता। तो हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हमारे जुड़ गए हैं, पैनलिस्ट डॉक्टर विनय खंडेलवाल MD KCMT, अनुपम कपूर सिद्धि विनायक ग्रुप से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल आनंद ANA कॉलेज से हैं। विपुल गोविल नालंदा पब्लिक स्कूल से MD हैं। श्री आदित्य मूर्ति जी डायरेक्टर SRMS कॉलेज से हैं। सबसे पहले इन चारों का जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत कीजिए, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले विनय जी, सवाल आपसे। बरेली एजुकेशन का हब बनता जा रहा है और आप लोग बखूबी इसको बढ़ा रहे हैं। चैलेंजेस किस चीज की आप देख रहे हैं बरेली में? मेरा सवाल ये कि बरेली एजुकेशन हब बनता जा रहा है और आप लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं। चैलेंजेस किस तरीके से आप लोगों के सामने आ रही हैं, कैसे आप उसको रिजॉल्व कर रहे हैं? थैंक यू सो मच इंडिया न्यूज़ को कि इन्होंने हम एजुकेशन के पॉइंट को डिस्कस करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर बुलाया। और डेफिनेटली बरेली एक एजुकेशन हब बनकर उभर रहा है और पिछले लगभग 12 से 15 साल से लगातार प्राइवेट एजुकेशंस और प्राइवेट प्लेयर्स बरेली में एजुकेशन के लिए कार्य कर रहे हैं। अब चैलेंजेस या अपॉर्चुनिटीज हर किसी कोई भी चीज़ अब आगे करते हैं उसमें आते हैं जी। बट मैं इसको एक डिफरेंट वे में लेना चाहता हूं कि हम लोग लगातार जो भी मंच में मेरे साथ जो भी यहाँ पर और भी डेलीगेट्स बैठे हैं, सब लोग प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और सभी अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स करके जो भी स्टूडेंट इश्यूज आते हैं वो, या फिर जो क्योंकि बरेली एक टायर 3 सिटी होने के कारण यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो इधर क्षेत्र के बच्चे जो है आमतौर पे बाहर जाना पसंद करते हैं। उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ पर उस लेवल की एजुकेशन लगातार प्रोवाइड करा रहे हैं कि स्टूडेंट्स को यहाँ पर एक सेफ प्लेस ऑफ लर्निंग मिलती जाए। जी आशीष जी। जी सबसे पहले मैं सभी अपने जो मेरे साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है बरेली में शिक्षा के क्षेत्र में। और मेरा सवाल आदित्य मूर्ति जी से है कि हायर एजुकेशन में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी आपका है और इसके साथ साथ जो तमाम शिक्षा के अलावा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो खेल हो या फिर रंगमंच हो, उसको भी आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप क्या देखते हैं कि आप अब से 5 साल बाद जो है बरेली कहाँ पर होगा शिक्षा के क्षेत्र में? धन्यवाद आशीष जी। पहले तो सभी जो सभागार में आदरणीय लोग बैठे हैं उन सबको मेरा नमस्कार। यहाँ पे इंडिया न्यूज़ के माध्यम से जो आज अधिवेशन किया जा रहा है उससे शर्तीय बरेली वासियों को बहुत बहुत उनकी एक पहचान नेशनल लेवल पर बढ़ेगी। एजुकेशन में बरेली ने सही इस क्षेत्र में अगर हम लखनऊ से दिल्ली के बीच की बात करें तो बरेली अपने में एक बहुत बड़ा सिटी है और उसमें चाहे वो मेडिकल की शिक्षा हो, प्रोफेशनल एजुकेशन हो, प्राइमरी एजुकेशन हो, हर तरीके की एजुकेशन के लिए अच्छे खासे सरकारी एवं प्राइवेट सेक्टर में कॉलेजेस खुले हुए हैं और निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में 2 चीज़ें हैं, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाना और दूसरा उस इंफ्रास्ट्रक्चर को गुणवत्ता के
इसको आगे ले जाना। तो अच्छी बात यह है कि हम लोग सब यहाँ पे मिलकर अगले 5 साल की बात करें कि जो इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे जितने खुले वो सब खुले हुए हैं। अगर आप एनसीआर में देखिए और बड़े शहरों में देखिए तो बहुत से इंस्टीट्यूशन प्राइवेट सेक्टर में खुल के बंद हो गए। जो बरेली का सौभाग्य है कि यहाँ के जो प्रमोटर्स थे उन सभी ने, जिन्होंने इंस्टीट्यूशन खोले, इस भावना से खोले कि एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, एक प्लेटफॉर्म, एक संस्थान ऐसा क्रिएट करना है जहाँ पे दूर दराज से बच्चे, आसपास के शहर के बच्चे आके यहाँ पे एजुकेशन लें। उसी परिकल्पना से, उसी जोश से, उसी संकल्प से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और जो जैसे अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उससे और मेरे ख्याल से आयाम खुलेंगे सभी एजुकेशन प्रमोटर्स के लिए जो एजुकेशन से संबंधित शिक्षक हैं। लेकिन साथ में ये ज़रूरी है कि उस अडॉप्शन को हम जल्दी करें। हम अगर कहते हैं जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है अगर आप उसे अडॉप्ट नहीं करेंगे तो ऑब्सोलीट बहुत जल्दी आप हो जाएंगे। तो ज़रूरी है उस अगले 5 साल में हम सबका रोड मैप ये होना चाहिए कि जिस तरीके से देश के प्रमुख संस्थान टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके नई पॉलिसीज़ को, नए सिस्टम्स को अडॉप्ट करते हैं और वो एक परचम अपना लहरा रहे हैं पूरे देश विदेश में और बाहर से भी बच्चे आ रहे हैं, उसी नज़रिए से हम लोगों को भी आगे बढ़कर उन चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए और हम एकजुटता के साथ उसको आगे बढ़ाएं। और निसंदेही जिस तरीके से बरेली ने अपना नाम एजुकेशन के क्षेत्र में कमाया है और फलस्वरूप और अच्छे दिन आएंगे। धन्यवाद। निश्चित रूप से और नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना हमेशा बेहतर होता है। जैसा आपने कहा कि नई चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे तो आगे एजुकेशन को लेकर जाएंगे। मैं विपुल जी आपके पास आना चाहूँगा कि कोचिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है। आप पब्लिक स्कूल भी चलाते हैं और आपकी मेरिट कोचिंग भी है, बहुत पॉपुलर है बरेली में। तो शिक्षण संस्थाओं में जाने से पहले बच्चों को कोचिंग लेनी होती है या पब्लिक स्कूल में जाना होता है। तो बेसिकली जो नर्सरी है बच्चों की वो आपके हाथ में है। क्या मानते हैं कि नई एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है वो कितना सक्षम है और किस तरह से आपने आगे का अपना एक रोड मैप बनाया हुआ है? धन्यवाद आशीष जी। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से इंडियन न्यूज़ को धन्यवाद दूंगा कि आपने हमको बुलाया और हमें एक मौका दिया कि एजुकेशन से रिलेटेड हम अपने जो आइडियाज़ है वो रख सकें। देखिए, जैसे अभी आपने बात की कोचिंग की, स्कूल की, तो हम करीब पिछले 20 साल से जो है वो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बरेली में रह के हम 20 साल से काम कर रहे हैं। हम जो है वो बच्चों के संपर्क में भी रहते हैं, हम स्कूल भी चलाते हैं और हम पढ़ाते भी हैं। तो हम जैसे इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जो बच्चे जो आजकल आ रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो किस तरीके की चीज़ जो है वो चाह रहे हैं। तो जैसे अभी आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करी, तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो एक बहुत बड़ा सरकार का कदम है कि जो इंडिया में जो एजुकेशन का जो क्षेत्र है उसमें क्रांतिकारी बदलाव जो है वो ला सके। ठीक, तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये छात्रों के लिए जो है वो छात्रों के हिसाब से डिज़ाइन की गई है। तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी है तो ये हम इसका डेफिनेटली जो है वो स्वागत करेंगे। और जैसे अभी आपने बात की कि कोचिंग की, स्कूल की, तो देखिए है क्या कि आजकल का जो समय है जिसमें हर क्षेत्र में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो जो हमारा जो काम है वो ये है कि जो बच्चे हैं जिनको कंपटीशन के लिए प्रॉपर तैयारी नहीं मिल पाती है, प्रॉपर माहौल नहीं मिल पाता है, हम उनको तैयार करते हैं। जैसे बरेली, देखिए क्या है, बरेली अगर हम और शहरों से कंपेयर करें, थोड़ा सा भी छोटा शहर है, ठीक है, डेवलप हो रहा है, लेकिन और शहरों से थोड़ा सा कम डेवलप है। तो बरेली के जो छात्र होते हैं वो बाहर के जो बड़े जो शहर हैं उनके छात्र हैं उनसे थोड़ा सा कई मामलों में जो है वो पीछे रह जाते थे। तो हमारा ये हमेशा प्रयास रहता है अपने स्कूल के माध्यम से, अपने कोचिंग के माध्यम से, कि जो बच्चे आ रहे हैं, जो बरेली के जो छात्र हैं, जो गरीब वर्ग के छात्र हैं, जो मिडिल क्लास के जो है, जो बाहर निकलने से डरते हैं, जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो बाहर निकलने से डरते हैं, तो हम उनको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं कि जिससे वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करे, एग्जाम में अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करे, जिससे लाइफ में आगे चल के वो हर क्षेत्र में बढ़िया से बढ़िया काम करे। जैसे अभी हम अगर आज की बात करें तो हमारे छात्र जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड फैले हुए हैं, इंडिया में बड़े बड़े अधिकारी पोस्ट पे हैं। तो जब हम ऐसे देखते हैं तो हमें थोड़ा अपने ऊपर भी गर्व होता है कि हाँ, हमने लाइफ में कुछ अच्छा काम किया है कि किसी गरीब छात्र को हम उसे बहुत अच्छे स्तर पे ले गए, जिससे वो उसकी पूरी जिंदगी, पूरा जो परिवार है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया। बिल्कुल, कहते हैं जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मेरा सवाल आदित्य मूर्ति, डायरेक्टर
SRMS से। सर, कोविड काल हमने देखा किस तरीके से स्थिति खराब थी, बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे थे, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, तो उस समय किस तरीके से दिक्कतें आई? क्या एक बार फिर से कहा जा रहा है कि कोरोना धीरे धीरे अपना पैर पसारता हुआ उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है, लेकिन स्थिति जो है वो कंट्रोल में है, क्या फिर से हम ऑनलाइन की तरफ बढ़ेंगे क्या? आपका जो अध्ययन है कोरोना काल में, मेरे ख्याल से सिर्फ एजुकेशन नहीं जी, बट जितने भी क्षेत्र हैं सभी ने कुछ ना कुछ खोया है। और ये जरूर है जो एजुकेशन में छात्रों की जो एजुकेशन थी उसने उनको बहुत 1.5-2 साल पीछे कर दिया जी। क्योंकि जो एक हम लोग कहते हैं जब बच्चा कॉलेज जाता है या स्कूल जाता है तो सिर्फ वो क्लासरूम से नहीं सीखता, सबसे ज्यादा जी। सीखता है वो अपने साथी संबंधी लोगों से, साथियों से सबसे ज्यादा सीख होती है और वही कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। तो जो उसकी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से उसको पूर्ण तो नहीं किया जा सकता, और जो आपका आने वाला वो है कि ऐसा कुछ होगा, मेरे को विश्वास है। और जैसा सर बिल्कुल आदित्य जी, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो टेक सेवी नहीं होते, उनको इतना टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी नहीं होती है, ऐसे लोगों को एजुकेट करना किस तरीके के चैलेंज आप लोग फेस करते हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एक इंटरफेसेस अब इतने इजी हो गए हैं, ऑनलाइन इंटरफेसेस, कि शुरुआत में तो बहुत एजुकेशन देने वालों को, एजुकेशन लेने वालों को, दोनों के लिए एक समस्या था, बट इंटरफेसेस अब इतने सरल होते चले जा रहे हैं, सरलीकरण हो गया है जी। कि उससे इतनी परेशानी नहीं होती है। जी, आशीष जी। जी अनुपम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप मेडिकल कॉलेज भी बनाने वाले हैं और इसी रोड पर आपका एक बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज है, हालांकि पुश्तैनी कारोबार तो आपका बहुत शानदार महिलाओं के लिए समर्पित है। क्या लगा आपको जब आप एक साड़ी के पैतृक कारोबार से एजुकेशन में आए, और क्या दिमाग में चल रहा था उसमें? धन्यवाद आशीष जी। एक व्यवसाय से और एजुकेशन में आने का जो सफ़र रहा, एक समाज सेवा की दृष्टि से हम आए। एजुकेशन में देखिए, आप जिसको शिक्षित करते हैं तो देश शिक्षित होता है। आज हमारे कॉलेज के माध्यम से हिंदू मुस्लिम साथियों की संख्या ज़्यादा ही है, शिक्षा पा रहे हैं। और अब हमें योगी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने संभल के अंदर मेडिकल कॉलेज दिया है पीपीपी मोड पे, जो देखते हुए हमारे प्रयासों को, तो मैं उनके लिए भी आभारी हूँ। और नई शिक्षा जो पॉलिसी आई है, ये रोजगार पूरक आई है। इसके अंतर्गत जो एजुकेशन है वो हम लोगों को इंडस्ट्री फ्रेंडली बना रही है, जिससे कि बच्चा पढ़े और उद्योग लगाए या अपने आप को एक इंडस्ट्री के पूरक बनाए। तो मेरा यही कहना है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है इसको हम लोग एडॉप्ट करें। इसके लिए हमें अपने शिक्षकों को भी शिक्षित करें और इंफ्रा भी डेवलप करें। इंफ्रा डेवलप करना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के समय के अंदर अपडेट रहें, नई से नई टेक्नोलॉजी को अपनाएं, इसी के लिए हम लोगों को प्रयासरत रहना चाहिए। और बरेली के सभी शिक्षण संस्थान आज इसमें प्रयासरत है, तभी एक बरेली एजुकेशन हब बन पाया। बरेली दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ सबके एक सेंटर में है। यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं जी। तो एक सेंटर प्लेस होने की वजह से यहाँ पे रुझान भी ज़्यादा है और हम लोगों का दायित्व भी ज़्यादा है। पहले उत्तराखंड का था, उत्तराखंड के भी बच्चे यहाँ पे ज़्यादा आया करते थे, अब उत्तराखंड बनने से थोड़ा सा कम हो गया है जी। तो हम ये कहना चाहेंगे कि सभी लोग एक मिलके प्रयास करते हैं तभी वो शहर का नाम होता है। आज बरेली अगर शिक्षा के क्षेत्र में जाना जा रहा है तो सभी के एक सम्मिलित प्रयासों से ही जाना जा रहा है। धन्यवाद। विनय जी, जैसा कि सभी लोगों ने कहा कि अपग्रेड करने की बहुत आवश्यकता रहती है, जैसे किसी शिक्षण संस्थान में कोई कंप्यूटर्स लगे हुए हैं या अन्य इंफ्रा लगा हुआ है तो लगातार उसके अपग्रेडेशन की आवश्यकता होती है, तभी बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाते हैं और जो संस्थान है वो भी आगे जाता है। लेकिन उसकी एक सस्टेनेबल कॉस्ट भी होती है, जैसे आदित्य भैया ने बताया कि बरेली एक सौभाग्यशाली है कि यहाँ पर जो शिक्षण संस्थान है वो लगातार चल रहे हैं और जो यहाँ के प्रमोटर हैं वो लगातार इसको चला भी रहे हैं, बढ़ा भी रहे हैं। तो किस तरह से आप लोग मैनेज करते हैं उस चीज़ को, जो सस्टेनेबल कॉस्ट है वो कैसे निकल पाए और बच्चों को जो एजुकेशन दे रहे हैं उसकी क्वालिटी भी मेंटेन रहे? बिल्कुल ठीक है आशीष जी। और जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है।
हम एज अ प्रोमोटर्स, एज अ ट्रस्टीज अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर लगातार अपग्रेडेशन कर रहे हैं। आजकल नए नए स्मार्ट क्लासरूम्स का कॉन्सेप्ट काफ़ी पहले से आया है और मुझे लगता है कि जितने भी यहाँ पर मंच पे मेरे साथी लोग बैठे हैं, इनके इंस्टीट्यूशंस में भी और भी सामने मेरे साथी लोग बैठे हैं जिनके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सभी ने अपने यहाँ स्मार्ट क्लासरूम्स, प्रोजेक्टर से पढ़ाई कराना, प्लस आजकल क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इन्फ्लुएंस होते हैं, तो जितना ही इम्पैक्ट, जितना एफर्ट्स हम लोग क्लासरूम टीचिंग पे कर रहे हैं, उतना ही इम्पैक्ट और इतना एफर्ट हमारे टीचर्स, फैकल्टी मेंबर्स अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड करना, उसमें प्रॉपर और क्वालिटी इंप्रूव करना और उसको भी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, हमारे खुद के कॉलेज ERP के माध्यम से स्टूडेंट्स को असाइनमेंट के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि स्टूडेंट आज सिर्फ क्लासरूम में नहीं पढ़ता, हम लोग ये मानते हैं स्टूडेंट अब सोशल मीडिया की पावर ऐसी है कि वो फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से लगातार कहीं बैठे बैठे भी हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। उसी काम में हम लोग आगे लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि आने वाला फ्यूचर सोशल मीडिया का है। एजुकेशन क्लासरूम में मिलेगी, उसके साथ साथ सपोर्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी की भी आवश्यकता है। थैंक यू। बिल्कुल आदित्य जी, एक सवाल मेरा, इन दिनों कुछ बातें जो है ट्विटर, फेसबुक और तमाम तरीके से इसे र्यूमर कहा जाए, लेकिन ये बातें उठी हैं। सवाल ये उठ रहा है कि विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम से मुगलों के चैप्टर को हटाने की बात कही जा रही थी। बहरहाल जो शिक्षा मंत्री थी गुलाब देवी, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, उन्होंने खंडन किया। लेकिन अगर मुगलों के पाठ्यक्रम को हटा दिया जाता है तो क्या बच्चों को फायदा होगा? बच्चे क्या इतिहास से कुछ सीखेंगे, कुछ नहीं सीखेंगे? क्योंकि मुगलों ने कई सारी चीजें दी और कई सारी चीज लेकर चले गए। कैसे देखते हैं ये जो र्यूमर फैला हुआ है? सर, मैं कहूँगा र्यूमर को र्यूमर ही रहने देते हैं। उस पर चर्चा होगी तो वो चर्चित हो जाएगी, तो र्यूमर है उसको र्यूमर ही बना रहने देते हैं। जो हमारे नेशनल पॉलिसी मेकर्स हैं, दे आर टेकिंग द राइट डिसीजन एंड दे विल टेक द राइट डिसीजन। एजुकेशन क्षेत्र से आप जुड़े हैं, इसलिए सवाल ये ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि आप लोगों का क्या परसेप्शन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चों को फाइनली आपको ही पढ़ाना है। सर, हम ये मान के चलते हैं परिवर्तन प्रकृति का नियम है और समाज के सभी वर्ग को परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, वो किसी भी तरीके का हो। और अडेप्टिबिलिटी टू चेंज विल ब्रिंग हैप्पीनेस, और अगर हम अडेप्ट नहीं करेंगे चेंज को तो कहीं ना कहीं परेशानी हम ही लोगों को होती है। धन्यवाद। ठीक है, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं मानता हूँ कि जिस तरह से बरेली लगातार एजुकेशन हब बना हुआ है और आगे बनना है, लगातार जो यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उनकी संख्या बढ़ रही है, तो निश्चित तौर पर जो बरेली है वो आगे आने वाले 5 सालों में और आगे जाएगा। और हमारा और आपका सबका जो बरेली है वो निश्चित तौर पर हम लोग 5 साल बाद बहुत आगे देखेंगे। धन्यवाद आप सभी लोगों को। Powered by Nourish, Nutrition का वादा। Associate sponsor SRMS, Sri Ramamurthy Smarak Institutions, Bareilly. Future group of institutions, learn, assimilate, transcend. KCMT Khandelwal College, top education brand. Dream, achieve, inspire. SSVIM, Sri Siddhi Vinayak Institute of Management, competent. Rishta Vishwas का